वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं 92 पे बराह रास्त सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज है 24 जून 2022 और आज कौन सा दिन मनाया जाता है? पहले सवाल कौन सा दिन मनाया जाता है? बड़ा भाई माशाल्लाह जनाब, एक कप चाय के साथ आपको खुशामदीद भी कहते हैं। लेकिन जो आज का दिन है मैं समझती हूँ उसकी कनेक्टिविटी हम लोगों की करंट सिचुएशन से बहुत होती है। आप पूछेंगे कैसे? आज है इंटरनेशनल फेरी डे, परियों का दिन। परियों का दिन क्यों? परियां एक फैंटेसी, परियां जो है आपकी फेरी टेल से ताल्लुक रखती है। मेरा ख्याल है हम सब की जिंदगी में थोड़ा सा मैजिक, थोड़ा सा स्पार्कल, थोड़ा सा जनाब रोशनी और थोड़ी सी जनाब उम्मीदें और कुछ बहुत सारी जो है ना वो ऐसे ख्वाब जो फेरी टेल्स में हम देखते हैं। तो मेरा ख्याल है हम सबको एक अच्छा ख्वाब देखने की जरूरत है, एक अच्छे यस एग्जैक्टली। क्या समझदार हो गए आप शाहजेब साहब। तो आज इंटरनेशनल फेरी डे। चलो जी, ये तो हो गई माया का आज का दिन। लेकिन आप जरा बताएं हम स्टोरीज कौन सी कर रहे हैं? और ये है सुई और इसको मैं आपकी बलून को पटाख करके हम फाड़ते हैं और शुरू करते हैं सुबनामा। में पहली खबर आपको हम बताएंगे। एक सबसे पहले देंगे बुरी खबर, और बुरी खबर ये कि बिजली सार्फिन के लिए जो बिजली है वो महंगी होने वाली है। 1 जुलाई से मुल्क भर में बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। पावर डिवीजन के मुताबिक 1 जुलाई से फी यूनिट बिजली जो है वो 3 रुपए 50 पैसे महंगी होगी और 1 अगस्त से मजीद 3.5 रुपए और 1 अक्टूबर से 91 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। ये वो तमाम चीजें हैं जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे कि हर माह इजाफा जिस तरीके से किया जाएगा उसकी ये डिटेल्ड खबर है। बिजली का फी यूनिट टैरिफ जो है, सिर्फ टैरिफ, वो 24 रुपए 82 पैसे हो जाएगा और महाना 200 यूनिट या इससे कम बिजली करने वाले उन लोगों को पर ये लागू नहीं होगा ना शाह से? वैसे ही सिर्फ वो लोग जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं या 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। अच्छा, तो अभी थोड़ी देर पहले ना हम जब फ्लोर पे आए थे तो उससे पहले हमारे एक साके में हमारे ऑफिस में होते हैं, वो आके ना लाइटें बंद कर रहे थे शो की ना। तो वो फाद ने बोला क्या हुआ, मतलब बिजली महंगी होगी? उसने हाँ बिजली महंगी होगी, लाइटें बंद कर। हमने कहा शो कैसे करेंगे, लाइटें बंद कर देंगे? हम कल से मोमबत्ती जलाते हैं, सेविंग मोड पे चले जाते हैं, उसकी ना पैसे बढ़ जाएं। क्योंकि लोड शेडिंग के खात्मे की कोशिशों को एक धचका लगाए। माया जरा बताएं ना क्यों धचका लगा? जनाब लोड शेडिंग के खात्मे की कोशिशों को धचका लगा है बकौल शाहजेब भाई के। वो इसलिए है बिकॉज बिजली पैदावार करने के लिए एलएनजी बहरान बढ़ने का खदशा भी हो गया है। एलएनजी की तकरीबन $40 की महंगी तरीन सिर्फ एक बोली मिल सकी जनाब। और कल मैं देख रही थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे कि दुनिया सोचती होगी, चीन सोचता होगा कि कितने ये लोग जो हैं बहरान से गुजर रहे हैं, हम कितने जो है वो भिखारी हो चुके हैं। इस तरह की चीजें भी आ रही थी सामने। लेकिन एलएनजी की तकरीबन $40 की महंगी तरीन सर्फ के साथ साथ कतर एनर्जी ट्रेडिंग ने $39.8 की बोली 30 से 31 जुलाई की विंड में जमा कराई जाएगी। जबकि पीएलएल बोर्ड बोली का जायजा लेकर फैसला करेगा। तो ये तो हो गया एलएनजी के हवाले से खबर। साथ में आपको ये बताया कि हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए एक और मुश्किल पैदा कर दी है। ये मुश्किलात रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं और अब मुश्किल ये है कि यूटिलिटी स्टोर से जो भी लोग जाते हैं और अशिया खरीदते हैं उनके लिए दालों की कीमत में भी इजाफा हो गया और दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। जो दाल चना है वो 28 रुपए किलो महंगी हो गई है, जबकि कीमत अब 190 रुपए हो गई है। दाल चना की कीमत 190 रुपए हो गई है। सफेद चने 87 रुपए इजाफा करोगी 87 रुपए 300 रुपए की हो गई है। वो बिल्कुल ऐसा ही है। दाल जो है मसूर की जो मसूर की मासूम सी एक दाल होती है वो 55 रुपए के इजाफे के बाद 270 रुपए किलो हो गए। अच्छा, इजाफा 1-2 रुपए 3 रुपए 4 नहीं बहुत बड़ा, 55 रुपए 87 रुपए 90 रुपए और डबल ट्रिपल। और यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़श्ता रोज ही मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाला जार, टूथपेस्ट हो गए और डिश वॉशिंग लिक्विड्स हो गए, बार्स हो गए और माचिस की कीमतों में जो है ना वो महंगी बहुत हो गई। मुझे याद है अभी कल परसों में आग लगाना मुश्किल हो गया। आग अल्लाह ना आग लगाना, लेकिन चूल्हे में आग लगाना। कल वो जुमेरात थी, ऑब्वियसली फातिहा की सारी चीजें करनी होती, तो मैंने देखा कि भाई कीमतें जरा देखूं कितने। एक चीज जो पुराना पैकेट था उस पर एक चिट लगी हुई थी, कम पैसे थे, और नए वाले जो पैकेट आए उसमें चिट लगी हुई है, उसके पैसे ज्यादा। मुल्क में अगर बात करें से महंगाई ही नहीं बढ़ रही, कोरोना को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा खदशात हो रहे हैं ना कि कोरोना के कुछ केसेस हैं जो अभी बढ़ते जा रहे हैं और सामने आ रहे हैं कराची के। हो गए बिल्कुल, और अब इनमें काफी हद तक इजाफा हो गया। सिर्फ कराची की अगर हम बात करें तो मुस्बत केसेस की शरह 21.23% हो गई है। सिंध में
मजमूई शरह 5.9% रिकॉर्ड किया गया है। एबटाबाद में भी मुस्बत केसेस सामने आ रहे हैं, पेशावर में भी तकरीबन 3% है और लाहौर में 2% रही है। लेकिन ये अभी तो परसेंटेज कब है, कराची में ज्यादा है थोड़ी सी, लेकिन बाकी शहरों में कम है। लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग अभी कोशिश करें कि बड़े जो ऐसे रश वाले इलाके हैं वहां पर ना जाएं, अगर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें। हम फिर जैसे कि पहले प्रोग्राम से करते रहे हैं, आप लोगों को हिदायत जो कि जारी की जाती है हुकूमत की जानिब से वही शेयर करते हैं। तो भाई आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। देखिए ईद कुर्बान आ रही है, आप मंडी में भी जा रहे हैं, ग्रुप्स में भी जा रहे हैं, डिनर से भी जा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, वैसे अच्छी बात है, अल्लाह ये रौनक बहाल रखे और हमेशा रखे। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, हमें जो चीजें हम नहीं करने से हमें जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, वो ना करें। अगर हम बाहर खाने नहीं खाएंगे तो हम भूखे तो नहीं रह जाएंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इसका मतलब है हम अफोर्ड कर सकते हैं घर में खाना। तो हम जरा सा इसको कंट्रोल करें, क्योंकि कोरोना की जो इससे सिचुएशन बढ़ रही है, और पेशावर में 3.5% आपने गालिबन शेयर किया शाहजेब, और लाहौर में 2% रही। अच्छा, उम्मीद अब की जा सकती है, जो हम 1 साल तकरीबन हमें हो गया, हम रोज आपको खबर देते हैं डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया। क्या ऐसी खबर कोई आ सकती है कि डॉलर सस्ता हो गया? हमारा खबर आ नहीं रही, खबर आ गई है। तो क्या अच्छे दिन आ गए हैं? सवाल तो यही पैदा होता है, क्योंकि मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए हुकूमत हर कोशिश कर रही है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और गुज़िश्ता रोज डॉलर की कीमत को ब्रेक लगाए, एक अच्छा ब्रेक लगाए, और 2 माह में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 74 पैसे यानी कि तकरीबन 5 रुपए सस्ता हुआ है, जो अब 207 रुपए 19 पैसे की सतह पर आ गया। 5 रुपए सस्ता हुआ। अगर 5 रुपए हो सकता है तो आज इंटरनेशनल सही डे पे हम ये भी तो सही कर सकते, फैटिसाइज कर सकते हैं कि 5 रुपए के बजाय कहीं डॉलर 50 रुपए भी कम हो जाए। बिल्कुल। और ओपन मार्केट में $6 जो डॉलर है वो 6 रुपए और 50 पैसे सस्ता होकर 209 रुपए का हो गया है। जब हमें इसी मामले पर बात भी करनी है कि ये क्या वजह है, ये कैसे कम हुआ है, ऐसा हमने क्या किया है कि हमारी जो मईशत है क्या वाकई संभल रही है? क्योंकि जाहिर बात है, जब डॉलर की कीमत कम होगी तो हमारे कर्जों में भी कमी आएगी। यू रिमेंबर शायद जब लास्ट टाइम अहमद शनाई साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है, खुदा ना खास्ता, कि कोई बहुत बुरी सिचुएशन है, हमें जरा क्या दिवालिया नहीं होने वाला। और उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली उसको जो है वो मेरा ख्याल है मैसेज क्रॉस किया था। बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। डायरेक्ट एक्सचेंज अहमद शनाई साहब ने ज्वाइन किया, उनसे हम बात करेंगे। अहमद साहब खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, लास्ट शो में भी आप यही बात कर रहे थे कि कोई ऐसा खदशा तो नहीं है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, लेकिन ये डॉलर की कीमत में कमी होना ये कितना अच्छा साइन है इस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं मईशत के? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, डॉलर की कमी जो है वो मैं समझता हूँ कि एक जो स्पेकुलेशन चल रही थी, और शायद ये हो रहा था कि पाकिस्तान में जो है वो मजीद फंडिंग कोई नहीं आएगी, पाकिस्तान जो है वो शायद दिवालिया की तरफ चला जाएगा। लोगों ने डॉलर जो है वो जमा करने शुरू कर दिए, मार्केट में डॉलर का एक शॉर्टफॉल आ गया, और ये लगने लगा कि अब इंपोर्ट्स के लिए भी डॉलर नहीं मिलेंगे, फला बहुत सारी बातें आने लगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ये अनाउंसमेंट आ गया, चाइनीज़ के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है, और IMF के साथ भी ऑलमोस्ट एग्रीमेंट जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है तो इसके बाद जो है वो मैं समझता हूँ कि लोगों को ये यकीन आ गया कि अब मज़ीद डॉलर जो है वो महंगा नहीं होगा, बल्कि डॉलर जो है वो डाउन साइड की तरफ जाएगा। हम तो हमेशा, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि मेरे अंदाजे के मुताबिक डॉलर की जो पैरिटी पाकिस्तान रुपये की आज बनती है वो तकरीबन 190 के लगभग बनती है। तो डॉलर के लिए कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, डॉलर अपनी एक्चुअल वैल्यू पर जरूर वापस आ जाएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये सारी न्यूज़ आना शुरू हो जाए और पाकिस्तान जो है वो सही सिमत में जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाए। हाय, इतनी अच्छी बातें की हैं अहमद साहब आपने आज। आमीन 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 आपकी तमाम बातों पे कि डॉलर और जो है वो नीचे आए, ताकि हमारे सरमायाकारों के लिए आप समझते हैं कि उनका जरा सा कॉन्फिडेंस दोबारा से जो है वो बहाल होना शुरू हो गया है, हम ये कह सकते हैं अहमद साहब? देखिए, बिल्कुल मैं नहीं कहता कि 100% बहाल हो गया है। बहाली की तरफ पहला कदम ये है, और ये सारे स्टेप्स जो है वो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इन्वेस्टर्स को भी आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हमारे सारे बिजनेस कम्युनिटी को भी आएगा, और हम अपने आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर सकेंगे कि हम अगर माल इंपोर्ट कर रहे हैं या माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पता होगा कि हमें कितनी वैल्यू अपने माल की मिलेगी और हम उसकी प्राइसिंग क्या कर सकते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता हो कि जी डॉलर की वैल्यू क्या होगी, ना हम इंपोर्ट पे अपनी प्राइसिंग वाज़ेह तौर पे कर सकते हैं, ना एक्सपोर्ट पे अपनी प्राइसिंग जो है वो अपना उसका कोई बेंचमार्क बना सकते हैं। तो
जो भी वैल्यू हो उसकी मैं समझता हूँ वाज़ेह पॉलिसी सामने आनी चाहिए, ताकि हम अपनी मसनूआत को जो है वो इसी हिसाब से जो है वो फरोख्त कर सके या खरीद सके। सही बात है। अच्छा अहमद साहब, जैसे कि हम ये भी देख रहे हैं कि अब तो खैर कुछ ही दिनों की बात है कि गैर मुल्की कर्जों की किस्तें भी आने वाली हैं, और जाहिर बात है गैर मुल्की किस्तें आएंगी तो फिर डॉलर भी आएगा, डॉलर आएगा तो रुपए की कदर में आपके ख्याल में कोई बेहतरी आएगी? देखिए बिल्कुल बेहतरी आएगी जब ये इनफ्लो शुरू हो जाएगा, ये एक ट्रस्ट लेवल आ जाएगा कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो आगे बढ़ रही है, और हम वी मीन बिजनेस वाली बात हो जाएगी। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हमें इमदाद मिल सर्वाइव करते जाएं, लेकिन फिलहाल जो कैश फ्लो की कमी है उसको पूरा करने के लिए लेट से हम भी बैंकों से कर्जा ले लेते हैं और फिर अपने कारोबार को जो है वो सही सिमत में ले जाते हैं। तो आज पाकिस्तान के कारोबार को सही सिमत में ले जाते हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली जो डॉलर का एक शॉर्टफॉल है उस पर जो है ना सिर्फ काबू पाएंगे, बल्कि हमारे अहमद साहब ये एक्सपोर्ट बढ़ाने की जो आप बात कर रहे हैं, इसके लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने पड़ेंगे? LNG की भी परेशानी है और दीगर मसाइल हैं, लोड शेडिंग का मसला भी है, बिजली भी नहीं मिल पा रही है, कारखाने मुतासर हो रहे हैं, हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए आपके ख्याल में हुकूमत को फौरी तौर पर क्या इकदाम लेने चाहिए? देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। हमारी जो इनपुट कॉस्ट है, जिसमें हमारी एनर्जी कॉस्ट है, हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट है, हमारी मशीनरी कॉस्ट है, हमारी और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, इन सबको इंटरनेशनल प्राइसेस के मुताबिक मैनेज करने की ज़रूरत है कि अगर हम दुनिया से सस्ते हुए तो लोग हमसे माल खरीदेंगे, अगर हम दुनिया से महंगे हुए तो कौन हमसे माल खरीदेगा। फिर दूसरी बड़ी बात अहम है, अपनी ट्रेडिशनल मार्केट से हटकर नॉन ट्रेडिशनल मार्केट में जाना पड़ेगा, वहाँ अपनी मसनूआत बेचनी पड़ेगी। इसमें हम जो ट्रेड ऑफिसेज हैं बाहर, वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं, और वो वहाँ के बायर्स को अनर्थ करके पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को जो है वो मालूमात फराहम कर सकती हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ जो है उसकी डिमांड है, उसको अच्छे प्राइसेस में बिक सकती है, और पाकिस्तान को उन मार्केट्स को जो है वो तलाश करना पड़ेगा। राइट अहमद साहब, आपने कहा कि इंशाल्लाह 190 तक अपनी जो है वो वैल्यू पर आ जाएगा। हम कितने टाइम में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सिचुएशन जो है अकर हो सकती है कि इंशाल्लाह इस तरह अभी 5 से 6 रुपए का फर्क आया है, हम कितने अरसे में, आई एम टॉकिंग अबाउट मंथ्स या वीक्स, या कितना, थोड़ा अगर आप थोड़ा सा गाइड कर सकें। जी देखिए मैं समझता हूँ कि ये 2-3 महीने के अंदर ये एक्चुअल पोजीशन आ जानी चाहिए। इसकी वजह ये है कि हम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए कोई महीनों इंतजार नहीं कर सकते। हमें सिर्फ ये चाहिए कि एक वाज़ेह गाइडलाइन चाहिए। पाकिस्तान में जब ये इनफ्लो शुरू हो जाएंगे, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी, गवर्नमेंट ने जो टफ डिसीजन लेने थे ले लिए हैं, लेकिन इसके बाद अब दुनिया भर में कमोडिटी प्राइसेस आप 2-3 रोज से देख रहे हैं वो गिर रही हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो। तो ये सारी चीजें जो है वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के फेवर में जा रही हैं। हम अपने जो इम्पोर्ट बिल को 60% से ज्यादा इम्पोर्ट ऑयल बेस्ड देख रहे थे, अब अगर ये प्राइसेस कम होती हैं तो हमारा इम्पोर्ट बिल भी कम हो जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इसके बाद मैं समझता हूँ हमारी रेमिटेंस माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो रही है, तो पाकिस्तान जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। सिर्फ सही मैनेजमेंट की जरूरत, तो सही गाइडेंस की जरूरत है। बिल्कुल, और साथ साथ ये भी है ना अहमद साहब कि इस तरह आपने कहा ना कि लोगों ने जखीरा करना शुरू कर दिया था, उनको भी जरा क्या मशवरा देना चाहेंगे ताकि वो भी अब जो है ना मुल्क की मईशत को नुकसान नहीं बल्कि उसमें एक छोटा सा अपना जो है वो हिस्सा जरूर डालें उसकी तरक्की में। जी देखिए मैं समझता हूँ जितने लोग ये डॉलर्स की होर्डिंग करते हैं इस एंटिसिपेशन में कि आज 190 का है, कल 200 हो जाएगा, परसों 210 हो जाएगा, अपनी तमाम तर सेविंग्स डॉलर में रखते हैं, मेरा ख्याल है वो मुल्क के साथ वफा नहीं करते। वो ये डॉलर्स को अपने पास सही कह रहे हैं, शॉर्टेज क्रिएट करवाते हैं। अच्छा अहमद साहब आखिर में एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे इस पे चाह रहा हूँ। आपने जिक्र किया कन्वेंशनल मार्केट का, और अब हम देख रहे हैं इंटरनेशनली जो नई मार्केट्स हैं वो सामने आ रही हैं। हम अमेजॉन का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया अमेजॉन पर इंटरनेशनली अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। आप समझते हैं कि हुकूमत को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी इंटरनेशनल मार्केट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने कर अब जो नए फॉर्म्स हैं एक्सपोर्ट के, उस पर जरा तवज्जो दे। देखिए बिल्कुल, न सिर्फ अमेजॉन बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए। ये हाइब्रिड दुनिया हो गई है, डिजिटलाइज वर्ल्ड हो गई है। जब तक हम अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं बनाएंगे,
बायर्स और इम्पोर्टर्स को उस पर मैच नहीं करवाएंगे, मैं समझता हूँ आज की इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। 2-3 इनिशिएटिव शुरू हुए हैं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ने भी अपना एक ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। इसी तरह के और इनिशिएटिव जो है वो बाजार में आने चाहिए, और ये इनिशिएटिव जो है वो न सिर्फ एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को मिलने का मौका फराहम करते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे ट्रेड की फैसिलिटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। जो एक एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस है हमारी, बिल्कुल वो भी मैनेज। बहुत अच्छा सेशन रहा आज तो अहमद साहब आपके साथ। थैंक यू सो मच अहमद भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम। दैट वाज मिस्टर अहमद चनॉय हमारे साथ सवेरे पाकिस्तान में, और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि 3 महीने के बाद डॉलर अपनी असल पोजीशन यानी कि 190 या कुछ पर आ जाएगा इंशाल्लाह, जो कि मुल्क की तरक्की और माशी सिचुएशन के लिए बहुत बेहतर होगा। इलाही आमीन। मुल्क के लिए जो अच्छा हो वो होना चाहिए, लेकिन जो अच्छा नहीं कर रहे ना वो ये है कि क्या हमें ये मालूम था, आज से पहले हम दोनों को नहीं मालूम था कि जो पंखे की आवाज है वो आपकी सुनने की जो ताकत या आपकी समाअत की जो कुव्वत होती है वो खराब कर देती है। आप अपने कानों से बहरे हो सकते हैं इस पंखे की आवाज से। कैसे? इस वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ। में शाज़ेब और माया के साथ एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आगे आने वाला है। लेकिन इस वक्त हम उस हवाले से बात कर रहे हैं जो कि मौसम में एकदम से शाज़ेब सुना था कि प्री मानसून आएगा। कल भी हमें फोरकास्ट थी कि शाम के टाइम में हल्के से शावर्स होंगे, लेकिन नहीं हुए। और अब आपकी खबर है कि मतलब अब साफ हो। बताएं फायदा क्या हुआ कि हमने इतना इंतजार किया, बारिश हुई, फिर हब्स हो गया। हब्स तो हो गया, तो लाइट कितने घंटों चली गई, तो फिर हमें सही तरह कहते हैं ना बड़े बूढ़े कि भाई पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जो पूरी आलूदगी होती है और पूरे जो जर्म्स और पूरी जो बीमारियां होती हैं वो बैठती हैं उसमें। तो पहली बारिश में कभी नहीं नहाना चाहिए। कराची में पहली बारिश ही होती है, उसके बाद दूसरी आती नहीं है, हम इंतजार करते हैं। वेरी बैड। मैं जवाद भाई को डायल करती हूँ। टूट 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 टूट। हेलो अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, आप लोग सब कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है, हम खुश्क हो गए हैं कराची वाले। क्या आपकी खबर तो सही साबित हो गई कि आपने कहा बारिश होगी, लेकिन बारिश होने के बाद कितनी देर तक होगी और क्या उसके बाद हब्स होगा नहीं होगा, ये आपने नहीं बताया। ये तो नहीं दसिया सानू। बिल्कुल शाज़ेब भाई, ऐसा ही है कि ये बेसिकली लोकलाइज डेवलपमेंट थी, क्योंकि आपको याद होगा हमने बताया था कि कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है अभी। ये वेस्टर्न इंस्पेक्शन है और प्री मानसून मॉइस्चर है। तो उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची वालों का किस्मत बहुत अच्छी थी कि तकरीबन शहर के एरियाज में जो है वो अच्छे शावर्स रहे। कल भी कुछ इस तरीके की प्रेडिक्शंस थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बादल बने, लेकिन शहर से दूर नॉर्थ वेस्ट पे रहे। अब अगले 3-4 दिन जो है वो शहर में मौसम जो है वो काफ़ी गर्म और बहुत ज़्यादा जो है वो ह्यूमिड रहेगा। लेकिन इंशाल्लाह ये जो सिचुएशन है ये होपफुली लास्ट वीक है। नेक्स्ट वीक से जो है वो उम्मीद है कि मानसून जो है वो इंशाल्लाह सिंध में दाखिल हो जाए। तो इसका मतलब है जवाद भाई कि हमारे पास ये 3-4 दिन है कि जिन लोगों ने जो प्रिपरेशंस करनी है, छतों पे जो फ्लैग्स या प्लास्टिक लगाने हैं या 2 छतियों पे कुछ और डालना है और अब बारिश से महफूज होना है, 3-4 दिन है। उसके बाद मानसून का लंबा सीजन है, कब तक? बिल्कुल माया, ऐसा ही है। अभी फिलहाल देखने में यही आ रहा है कि मानसून का जो पहला सिस्टम है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है वो इंशाल्लाह सिंध में दाखिल होगा, और फिर जो है ये सिलसिला अब कंटिन्यू करेगा, ये सीजन कंटिन्यू करेगा। अमूमन जो उसकी डेट्स होती हैं वो एटलीस्ट 15 सितंबर तक जो है वो उम्मीद है कि कंटिन्यू करेगा। ओह, यानी कि ठीक ठाक तैयारी करनी पड़ेगी गाड़ियों के साइलेंसर्स पे। आगे जवाब में ईद कुर्बान आ रही है और उसके लिए तैयारियां अब खैर चल भी रही हैं, लोग खरीदारी के लिए भी जा रहे हैं, तो फिर तो मंडियों का बुरा हाल हो जाएगा ईद पे। बिल्कुल ऐसा ही है शाज़ेब भाई। तो जो लोग भी जा रहे हैं वो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ जाएं, और जो लोग इस वक्त मंडी में मौजूद हैं, शो देख रहे हैं हमारा, तो इस हवाले से जो है वो अपनी प्रिपरेशंस कर लें, क्योंकि अगेन जून के बिल्कुल आखिरी में वैसे तो यही देखने में आ रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही इस आने वाले सिस्टम के ज़्यादा असर जो है वो पाकिस्तान में नजर आएंगे। और कंट्री वाइड सिस्टम है, कराची से खैबर तक जो है वो एक बार से जो है वो पाकिस्तान में बारिशें शुरू हो सकती हैं।
लेकिन नॉर्दर्न एरियाज का आप जिक्र कर रहे हैं कि कराची से लेकर खैबर तक, तो नॉर्दर्न एरियाज पंजाब से एरिया में वहां के बारे में भी कुछ, हाँ एक मिनट 2 मिनट वो जरा जवाब भी ये बताइएगा कि अगर कोई गिलगित जा रहा हो या उसने कहीं ट्रैवल करना हो नॉर्दर्न एरियाज में, तो ये जो आगे आने वाले हफ्ते हैं वो वहां पर कोई लैंडस्लाइडिंग के, बारिशों के इम्कानात तो नहीं है? शाजिब भाई देखें, फिलहाल ये जो रवां हफ्ता है ये नॉर्दर्न एरियाज के लिए, स्पेशली गिलगित रीजन के लिए जो है फिलहाल खुश्क है। ऐसे कोई इतनी तेज बारिशें नहीं है, स्कैटर्ड रेनफॉल हो सकती है, लेकिन अगेन ये जो आने वाला सिस्टम है इसके ज़ेर असर फिर एक बार फिर जो है वो काफ़ी हैवी रेनफॉल जो है नॉर्दर्न एरियाज में, पंजाब रीजन में एक्सपेक्टेड है। तो ट्रैवल डिस्ट्रक्शन हो सकती हैं। ये एक्सपेक्टेड कब से है जवाद भाई, किस डेट से एक्सपेक्टेड ये? उस साइड ये बेसिकली जून के बिल्कुल आखिरी के दिनों से 30 जून के आसपास, या फिर जो है वो जुलाई के बिल्कुल स्टार्ट में। थोड़ा सा लॉन्ग रेंज है अभी, तो उसमें 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कोर जो डेज हैं वही यही है कि जुलाई के बिल्कुल स्टार्ट से जो है ये सिस्टम आएगा। राइट भाई, आपने पहले भी बताया था कि इस साल हम ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे बारिश, है ना, पिछले सालों से? आपने ऐसे कराची में? जी बिल्कुल ऐसा ही है माया। इस पे सिर्फ कराची नहीं, साउदर्न पाकिस्तान जिसमें कराची भी आता है, सिंध के दूसरे एरियाज भी आते हैं, साथ ही साथ पंजाब में भी जो है और नॉर्दर्न एरियाज में भी जो है वो मामूल से कुछ ज्यादा बारिशें जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। हाँ जरूरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पंजाब का बता दें आखिर में जवाद भाई, पंजाब में क्या सूरत रहेगी? वहां पर भी बारिशों के, वहां हमने तेज आंधी के साथ बारिशें देखी हैं गुज़िश्ता हफ्ते, तो आने वाला हफ्ता कैसा होगा? आने वाला हफ्ता शाजिब भाई अगले 3-4 दिन जो है वो खुश्क है, गर्मी बढ़ेगी पंजाब रीजन में। अभी पिछले दिनों जो हमने देखा बारिशों का स्पेल था, काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था। इनफैक्ट बड़े बड़े इस्लामाबाद, लाहौर जैसे बड़े शहरों में जो है वो फैन ऑफ हो गए थे रात के टाइम पे। 18-19 डिग्री 17 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था। अब इन इलाकों में जो है वो गर्मी बढ़ेगी और आगे आने वाले दिनों में जो है वो अगेन फिर इसी सिस्टम से आने से पहले जो है वो खासी गर्मी रहेगी, लेकिन अगेन ये जब सिस्टम आता है तो फिर एक बार फिर जो है वो आंधी के साथ तेज बारिशों का इम्कान। अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। बस आपने ये अच्छा कर दिया जवाद भाई, ये बताया कि 3-4 दिन जो है वो मौसम खुश्क रहेगा और उसके बाद मानसून शुरू होगा, तो ये एटलीस्ट फिर लोगों के लिए एक गाइडलाइन है कि प्लीज 3-4 दिन में आपने जो तैयारी करनी है, जो काम करने हैं, जो आप कर सकते हैं, आपकी जेब आप अपने इस्तात के हिसाब से वो आप कर लें। थैंक यू वेदरमैन जवाद मेमन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया जवाद भाई, आप हमारे साथ थे। शाहजेब ये आप जरा लीजिएगा, आपके लिए है। थैंक यू वेरी मच। आप थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, फिर हमने वो सेगमेंट शामिल करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हम इंतजार भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में शाहजेब और माँ के साथ एक बार फिर रहने का शुक्रिया। शाहजेब ने वक्फे में जाने से पहले एक बात कही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और वाकई में कुछ चीजें हमारे सामने होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। हाँ, वो कहीं ना कहीं हमें अनॉय भी कर रही होती हैं, हमारे दिमाग पर, हमारी सोच पर, हमारे आसाब पर असर भी डाल रही होती है, लेकिन फिर भी हमें उसका इल्म नहीं होता। जैसे कि क्योंकि हमने जिक्र किया ना ये इंतहाई सेगमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी आवाजें हमारे गिर्द ऐसी होती हैं, पंखे की आवाज, ट्रैफिक का शोर और बहुत सारे हम हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये जो नॉइज पॉल्यूशन है ये हमारे कानों के लिए कितनी नुकसानदेह है। ये जो मुसलसल पंखे की आवाज है, क्योंकि हम अक्सर अगर हम शहरों की बात ना भी करें, हर गांव में हर जगह पर पंखे चलते हैं, मुख्तलिफ इकसाम के पंखे होते हैं। इनकी जो आवाजें हैं वो ऊंची भी होती हैं, मुसलसल भी होती हैं, तो वो आपके कान को किस तरीके से खराब कर सकती हैं, या कोई भी नॉइज पॉल्यूशन हो तो कैसे कुव्वत समाज जो है वो खत्म हो सकती है आपको। हमें तो ये बात पता ही नहीं थी कि पंखे के मुसलसल शोर से आपके जो एयर ड्रम्स हैं वो किस तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं, कि आप बहरे हो सकते हैं। अच्छा, और ये सेगमेंट उन नौजवानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब बल्कि उन तमाम बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, जो कि बहुत हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनते हैं, हेडफोन्स लगाकर या स्पीकर्स पर लगाकर, तो ये हाई वॉल्यूम का म्यूजिक आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर दानिशुर रहीम मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से। डॉक्टर साहब, हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आपने हमारी सुनी होंगी, तो हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हाई वॉल्यूम म्यूजिक हो या पंखा मुसलसल चल रहा हो, उसकी आवाज हो, ये सब चीजें कानों पर असर डालती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। असल में अल्लाह ताला ने हमारे जो कुव्वत समाअत है
उसको इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है कि अगर हम कान के पर्दे से ही उसको हम ले लें तो जब आवाज़ जो है कान के पर्दे पर पहुंचती है तो उसके बाद जो है कुछ उसके अंदर कुछ हड्डियां होती हैं। ठीक है। तो हाँ जी जी, बहुत ही छोटी सी हड्डियां होती हैं। मतलब स्मॉलेस्ट बोन भी शायद कान। जी 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 जी। तो वो जो हड्डियां होती हैं, तो जब वो हड्डियों से जब वो आवाज़ गुजरती है तो फिर वो उसको मतलब है कि ना, अगर लाउड आवाज़ होती है तो उसको हल्का कर देता है और ज़्यादा उसको बैलेंस करता है। सुभान अल्लाह। तो उसके बाद फिर वो अंदर जो हमारी नर्व जारी होती है ब्रेन के अंदर ना, दिमाग में जो पहुंच रही होती है, उसको मुताबिक उसको वो लेकर आते हैं सिग्नल। अब होता ये कि चूँकि अब उसमें तो ये कि हमें अपने आप को एडजस्ट करना है कि हमें ज़्यादा नहीं उसमें वॉल्यूम देना है। अगर लंबे टाइम तक मोर देन समझें कि 70 dB से ज़्यादा की अगर आवाज़ आप कंटिन्यूसली सुन रहे हैं तो फिर एक अंदर के जो हेयर सेल्स होते हैं हेयरिंग के ना, बहुत ही स्मॉल से खुलिए होते हैं जिसमें से नर्व्स आपकी ये सुनाई की जा रही होती है दिमाग में, तो वो जो है कंटिन्यूस एक प्रोसेस में जाके वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर जो लोग जैसे कि रोज़ाना 70 dB से ज़्यादा के उसमें रहते हैं तो उनके जो है हेयरिंग सेल्स एक टाइम के बाद जो है वो डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हमने जो पंखे का जिक्र किया जी, आपको नहीं, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था वो डॉक्टर साहब की बात से, और पहले से मैं कहा था मुझे सवाल जरूर करना है। डॉक्टर साहब, मेरे ही घर में ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है पंखे की आवाज से ना नींद अच्छी आती है। ये बहुत कॉमन जुमला है जो हम सुनते हैं। पंखा चलता है ना तो हमें नींद अच्छी आती है, पंखा की हवा लगती है तो हमें नींद अच्छी आती है। अब जरा उस पर भी रोशनी डालिए कि वो पंखे की आवाज या हवा कितना नुकसानदेह हो सकती है। हाँ बिल्कुल। अब इसमें यही है ना कि हम लोग जो है एक चीज को अच्छा करने के चक्कर में दूसरी चीज को हम लोग वो कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ों को आप बैलेंस उसमें रखें। अब होता है कि जैसे कि सर्दियों के मौसम में तो लोग पंखे कम चलाते हैं ना, लेकिन जिन लोगों को ऐसे सन्नाटे में सोने की आदत नहीं होती है तो उन लोगों के लिए ज़रा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो वो चाह रहे होते हैं कि कोई ऐसी आवाज़ हो ताकि दूसरी बाहर की जो आवाज़ें हैं वो जो है बैलेंस हो जाए, ताकि वो उनको उससे नींद आ सके। तो मगर बाद का जो है जो हमारे जो लो क्वालिटी फैंस होते हैं उसमें बस आवाज़ आ रही होती है बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस उसमें। तो अब हेयरिंग जो हम लोग जब सोते हैं तो उस वक्त तो हम लोग अनकॉन्शियस होते हैं, बस हम लोग सो गए ना, फिर वो कंटिन्यूस साउंड जो है वो प्रोसेस जनरेट कर रहा होता है ईयर के अंदर। और वही चीज डॉक्टर साहब टीवी में भी होती है, इतनी तेज ऑडियो लगा वॉल्यूम करने की लोगों को आदत हो जाती है शायद। अच्छा, एक डॉक्टर साहब जो मेरा पॉइंट है ना कि हम बात कर रहे थे अभी शो से पहले कि 70 डेसिबल से कम आवाज जो है वो आपको सुननी चाहिए। अच्छा, एक तो होती है लाउड आपका वॉल्यूम जो आपका कान सुन रहा है, एक है मुसलसल की आवाज। क्या वो मुसलसल, बेशक वो लाउड ना हो, लेकिन वो जो मुसलसल आवाज है, चाहे वो पंखे की हो चाहे वो किसी और चीज की हो, वो मुसलसल आवाज जो है वो कितना नुकसानदेह साबित हो सकती है आपके कान के लिए? हाँ, अब इसमें यही है कि अगर आप ये अब जैसे मैंने अब ये तो मैंने बताया आपको ना कि ये डेसिबल्स का ही होता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे बात भी कर रहे हैं आपस में ना, तो ये भी जो है 65 डेसिबल तक चले जाती हैं हम लोग जब आपस में कन्वर्सेशन और कुछ चीखता है तो हाँ वो फिर ज्यादा हो जाता है उससे, जब भी लगती है जी 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 बिल्कुल। तो अब ये कि अगर इससे लो है तब तो सही है, लेकिन अगर कंटिन्यूस फेज में अगर 70 तक पहुंच रहा है, ठीक है। अब अगर 120 dB एक जैसे ना बम फट जाता है हो जाता है ना, वो तो इमीडिएट इफेक्ट आ जाएगा उस वक्त ही, मतलब कान बहरे हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन जो कंटिन्यूस फेज में जो हम लोग जैसे तेज आवाज हो रही थी वो 70 dB समझे ऊपर चले जाती थोड़ी बहुत, तो वो जो है नुकसानदेह डॉक्टर साहब। अच्छा, अगर कोई आइडिया आप ले सकते हैं ऐसे कि एक टीवी का वॉल्यूम होता है, जिस तरह मुझे अगर पर्सनली अगर मैं देखूं तो मुझे 25, 18, 17, 16 ये मेरे लिए बिल्कुल सही रहता है, लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है 60, 65, 70, 75, 80, तो उनको मतलब वो बहुत ज्यादा लाउड सुनते हैं, वो भी सुन रहे होते हैं फिर मोहल्ला भी सुन रहा होता है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या समझते हैं, क्या अब मैं वही वाली बात है ना कि बहुत से लोगों को कहते हैं ना कि अब उनको मजा ही आ रहा होता है उस तेज आवाज सुनने, आदत हो जाती है। जी जी, तो वो उनके हेयर सेल्स जो होते हैं ना वो एडजस्ट करने लग जाते हैं उस वॉल्यूम के ऊपर, तो उनको कम वॉल्यूम में ना वो चीज मिलती नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि उनके हेयर सेल ना डैमेज होना शुरू हो गए, तो अब ये भी एक है कि अगर आप इस बात को समझ रहे हैं
कि हल्की आवाज़ में सुने, तो कोशिश करके उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें। उधर से वापसी है कोई डॉक्टर साहब, मतलब हाँ, अब इसमें भी है कि वही बात है ना कि रिटर्न फ्लाइट है अगर आप जैसे कि अगर डेली अगर आपका है, जैसे इसमें मिसाल में जो दूंगा वो है ट्रैफिक पुलिस वालों की। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रैफिक की बात करी थी और एयर ट्रैफिक भी। जी, तो ट्रैफिक पुलिस वालों का तो उनका तो काम ही है ना, उनका तो है। तो अब वो जिस जगह पर होते हैं हर वक्त हॉर्न बजना है, ये करना, तो जी, तो उनका एक टाइम बाद जो हेयरिंग लेवल ना बहुत ही डाउन हो जाता है। तो अक्सर हमारे पास आते भी हैं। तो डॉक्टर साहब, हम अपने कानों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? हमें क्या बुनियादी चीज़ें जिनका ख्याल रखना चाहिए, और सेकेंडली हमें कैसे पता लगता है कि हमारे कान डैमेज हो रहे हैं और हमें इसका ख्याल करना है? इसमें यही है कि हमारे पास जो हमारे पैसे जो हेडफोन्स हम लोग लगाते हैं, तो जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ वॉल्यूम तेज़ है, तो आप अपने जो हैं ईयर प्लग्स जो हैं वो लगा लें, यूज़ कर लें। वो आपको हर मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सेकेंडली डेफिनेटली जो लोग खाली हैंड फ्री लगा रहे हैं तो उस वक्त वॉल्यूम वो तेज़ कर देते हैं अपना, तो वो उस वक्त अपना एडजस्ट रखें। बार होता है उनका वॉल्यूम का बार, इतने उस पर रखें जितना जो उनको जो है सूदिंग इफेक्ट मिलता रहे। थर्ड जो आपने एक और, हाँ, इसको कैसे चेक किया जा सकता है, तो इसके डिफरेंट ऑडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं हमारे ना, सुनाई के टेस्ट किए हम लोग करते हैं। तो आई थिंक हर 6 मंथ्स बाद, एवरी 6 मंथ बाद या एटलीस्ट 1 ईयर बाद जो है आप अपना नॉर्मल जो है ऑडियोग्राम एक करवा लें। तो वो हर जो है हेयरिंग एड शॉप्स पर अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। तो उसमें आपको अपना हेयरिंग लेवल एटलीस्ट पता लग जाएगा कि कितना है। तो आई थिंक वो बेस्ट चीज़ है आपको। और वो हेयरिंग एड जो है हर जगह अवेलेबल है डॉक्टर साहब, मतलब मिल जाती है? जी, बिल्कुल हेयरिंग एड भी मिल जाता है। अच्छा। मगर हेयरिंग एड का ये है कि दैट इज़ एक्चुअली वो जो है टाइम आपने गुजार लिया है, जो डैमेज वाला टाइम ना, वो उन लोगों के लिए है जो कि जैसे ओल्ड एज लोग होते हैं। अच्छा। तो उनमें जो कि कुव्वत समात एज के हिसाब से कम होने लग जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनके लिए तो हम ये कह सकते हैं, मगर ये कि जो लोग जो है इस वजह से हो रहे हैं, तो अब वो सोचे कि हम हेयरिंग एड लगाकर इसको हम वो कर लेंगे, तो वो ना दिस इज नॉट द। बहुत सारी चीजें इग्नोर करते हैं, खासतौर पर जो कराची में रहने वाले लोग हैं, कि हमारे कराची में बहुत शोर होता है। आप किसी भी इलाके में कहीं पर भी हैं, ट्रैफिक का शोर भी है और दीगर बहुत सारे शोर हैं, बाजारों में हर जगह पर सर हमें शोर मिलता है, इवन रिहायशी इलाकों में भी। क्या हम ये कह सकते हैं कि कराची में रहने वाले तमाम लोग मुतासर हो चुके हैं, उनकी हेयरिंग एबिलिटी जो है? बिल्कुल ये तो है। और इवन हमने एक दफ़ा इसके ऊपर बाकायदा स्टडी भी कंडक्ट कराई थी कि किन किन जगहों पर क्या नॉइज़ लेवल चल रहा है। तो ये जो हमारे एम्प्रेस मार्केट का एरिया है और जो कंजस्टेड एरिया है जहाँ पर ट्रैफिक का शोर मुसलसल रहता है, यहाँ के लोगों का जो हेयरिंग लेवल है वो जो है वो डाउन है काफ़ी ना। तो ये, और हमारे पेशेंट्स भी आते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि आप अपना या तो एनवायरनमेंट चेंज करें, एटलीस्ट जिस जगह रह रहे हैं, अगर नहीं कर सकते तो हेयरिंग प्लग्स लगाएं। तो ये तो है कि बिल्कुल जहाँ पर कंटिन्यूस ट्रैफिक का शोर है और ये हो रहा है, तो उनको अपना हेयरिंग टेस्ट जो है कराना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अपना हेयरिंग टेस्ट उनको कराना चाहिए। सर, आखिर में कोई ऐसा आप मशवरा देना चाहते हैं लोगों को जो इस वक्त सुन रहे हैं कि आप लोग किस तरीके से अपने, क्योंकि आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, हमें तो खैर अपनी आंखों का और अपने कानों का सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन कानों के लिए खास तौर पर क्या ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें अपनी आदत बना लेनी चाहिए? हाँ, अब इसमें नॉर्मली जो है जैसे बहुत से लोगों को कान साफ करने की आदत होती है ना, तो अब वो ये समझते हैं कि शायद कुछ कान में है तो ईयरबड्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो अब क्या आवाज़ नहीं आ रही, तो इस चक्कर में वो समझते हैं शायद कुछ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर जो भी है। तो डेफिनेट उनका जो है अगर साफ बाला का कान होते ही हैं तो उसको बिला वजह और हेयरिंग बड का इस्तेमाल करना, तो वो उनके लिए सही डैमेज कर सकता है। हाँ, तो बेहतर है कि आप अपने करीबी किसी ENT स्पेशलिस्ट या उससे चेकअप करा लें ताकि आपको एक्चुअल आपका रीजन पता लग जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला और आपने बहुत अहम मौजू पे गाइडलाइन दी।
और ये जो सेगमेंट है ना, मैं अपने घर में सबको दिखाऊंगी मैं कि देखिए क्या हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर दानिश हमारे साथ मौजूद, ENT स्पेशलिस्ट। और अब यहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं कराची में एक और खबर की तरफ कि कराची जिन्ना अस्पताल में चोरी की जो अनोखी वारदात हुई। नामालूम मुल्जिमान वॉशरूम के बाहर से पुलिस एहलकार का असला ले उड़े। ड्यूटी पर मामूर चंद एहलकार किचन में खाना खाने के लिए गए थे। जनाब, एक एहलकार वॉशरूम जाने से पहले अपना असला बाहर रख गया कि भाई इधर उधर गिर ना जाए। तो मजीद जो हमें मालूम है वो ले लें हमारे क्या मामला। ये हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज हैं इब्राहिम रिंद, उनसे लेते हैं। इब्राहिम, जरा बताएगा ये क्या वाकया है और क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई है इस वाकये के बाद? जी देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है कि जिन्ना अस्पताल का किचन जहां पर गैर मुतल्लका अफराद का आना जो है वो बिल्कुल मना होता है, ममनू होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें रोजाना की बुनियादों पे जो है जो अफसरान के चहीते हैं मुलाजमीन वो और अफसरान खुद। और मजे की बात देखें कि सदर पुलिस थाने की मोबाइल जो वहां पर आती हैं गश्त के दौरान, तो आते जाते वहां पर चाय, खाना, पराठा, रात का नाश्ता, सुबह अंडा घोटाला वगैरह तमाम चीजें खाते रहते हैं। और ये एक बात जब सामने आई है जब पुलिस एहलकार वहां पर एक आया और जिस तरह रोजाना की बुनियादों पर वो नाश्ता भी करने आता था, तो गुज़श्ता रोज भी वो एक नाश्ता करने आया और उससे पहले अपनी गन वॉशरूम के बाहर, किचन के अंदर जो वॉशरूम बना हुआ है उसके बाहर गन रखी और अंदर चला गया कि आके मैं वहां से वापस आके नाश्ता करता हूँ। जब वापस आया तो उसकी गन नहीं थी। इस बुनियाद पे फिर उन्होंने शोर शराबा किया, मुलाजमीन को हरासा किया। तो मुलाजमीन ने कहा कि अगर आपको गन रखनी थी तो आप हमारे सामने रख के जाते कम से कम। तो उन्होंने क्या किया कि उसके बाद सदर थाने को इतला की। उसके बाद जो इंतजामी अफसरान है, पुलिस एहलकार और थाने के SHOs वगैरह, उन्होंने हिदायत की कि जिन्ना अस्पताल के मुलाजमीन को ही हिरासत में ले लिया जाए। ठीक है। नहीं तो ये पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, सबसे पहले तो पुलिस एहलकारों के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं है। उन्होंने गए कैसे? हाँ, बिल्कुल सही वाले अंदर गए कैसे? खुदा न खास्ता तकरीबन 2000 वारदात हो जाती और कोई अगर हमला हो जाता, खुदा न खास्ता गोली चल सकती थी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। नुमाइंदा 92 न्यूज इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद थे और कराची के जिन्ना अस्पताल में चोरी होने की अनोखी वारदात पर हमें अपडेट कर रहे थे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेते हैं। सबसे सवेरे पाकिस्तान में अभी बहुत सी ऐसी बातें बाकी हैं जो आपसे आज शेयर करनी है। प्लीज डू स्टे विद अस। पाकिस्तान में शाहजेब और माइक साथ रहने का बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना, किसी ने क्या खूब कहा था, लोग उसको रिपीट भी करते हैं कि एक होता है आपका प्लान और एक होता है मास्टर प्लान। लेकिन जो मास्टर प्लान होता है उसके बारे में आपको इल्म नहीं होता। इंसान अपनी ताकत, अपनी सोच, अपनी नजर के हिसाब से, या यूं कहिए दुनिया में जो आने के बाद जो आपका वक्त है उसको तजर्बे के बेसिस पे अपने प्लान करता है और आपको नहीं पता होता वो आपके लिए बेहतर है या वो है, क्योंकि जो असल प्लान है वही आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल, और जो अल्लाह आपके लिए करे बेहतरी तो उसी में ही है। आज हम जिक्र करेंगे क्रिकेट की दुनिया में अंपायरिंग का एक बहुत बड़ा नाम। हम सब उनसे वाकिफ हैं, हम सब उनको जानते हैं। उनके खासतौर पर बहुत सारे फैंस भी हैं। असद रऊफ साहब, जिनके फैसलों की ग्राउंड्स पर तारीफ हुआ करती थी और साथ में हमने ये भी देखा कि कुछ अरसे बाद उन पर कुछ इल्जामात लगे और उसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। हमने ये भी देखा कि अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि असद रऊफ साहब जो हैं वो कुछ अब कपड़ों और जूतों का बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ में कोई शॉप भी है, इस हवाले से भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि माया ने कहा ना, वो बहुत अच्छी बात है कि वाकई जो अल्लाह का प्लान होता है, प्लान तो वही होता है। आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े जगहों पर पहुंच जाते हैं और बड़ी कामयाबी हासिल भी करते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और क्या उन्होंने सोचा था कि वो कभी क्रिकेट की दुनिया से हटकर कोई और काम करेंगे? जाहिर है उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और उनके साथ जानेंगे भी, क्योंकि वो आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। और आप कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। असद भाई, इजाजत के साथ सवाल की जो है वो हम शुरुआत करते हैं। क्रिकेट की एम्पायरिंग का बहुत बड़ा नाम असद रऊफ, चंद साल कबल आपने बड़े बड़े मैचेस जो हैं वो उनकी जो है सुपरवाइज किए, रहनुमाई की, और जिंदगी में इतनी तब्दीली आई
कि आप मतलब वापस मार्केट में आ गए, और ये काम आप कब से मतलब कर रहे थे? क्या आपकी लाइफ का था? व्हाट वाज योर विजन फॉर योर लाइफ बिफोर द लाइफ चेंज? जी असद भाई। जी, मेरी लाइफ में बड़े विजन आए भी हैं और मेरा कई अपने प्लान भी था। जैसे आप अभी अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि जो अल्लाह के प्लान होते हैं वही होते हैं जो इन द एंड जो नजर आते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं, मेरा ये काम जो है असल में लोग जो पेश कर रहे हैं कि ना मैं बड़ी कोई मजबूरी के तहत ये काम कर रहा हूँ, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने क्रिकेट खेली भी है, मैंने क्रिकेट खिलाई भी है और अल्लाह ताला ने बड़ा नाम, बड़ा इज्जत और बड़ा पैसा भी दिया। तो वो कोई ऐसी मजबूरी, ये मेरा 30 साल पुराना काम है। मैं जब क्रिकेट से अलहदा हुआ था तो मैंने ये काम शुरू किया था, और इसी दौरान माजिद खान साहब जो उस टाइम पे CEO थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और उनकी वजह से अंपायरिंग शुरू की थी। फिर जब मैं दुनिया में जो काम किए हैं मैंने अपनी लाइफ में, उसमें मैं उसकी पीक पे जाके छोड़ता हूँ। तो ये जो आप इसको इजी ना लें कि ये मैं कोई लंडे के और पुराने कपड़ों का काम, ये पाकिस्तान में नहीं दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा हम आपको इजी ले ही नहीं सकते। आप इतना बड़ा नाम है, हम खुद इजी हो जाएंगे लाइफ में, लेकिन हम आपको इजी ले ही नहीं सकते सर। मुझे नहीं, इस मैं इस बिजनेस को कह रहा हूँ। असल में कई जगहों पे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे मैं बड़ी कोई गुर्बत के तहत ये काम कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। No, you have shifted your career and everybody does that, असद भाई. It's very normal. People do shift. It's a master plan. अल्लाह ने आपके लिए रिस्क एक और जगह से भी लिखा था. You are blessed. आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है. हाँ, मेरे साथ मेरा स्टाफ काम करता है, शायद अल्लाह ने उनका भी रिजल्ट मेरे साथ ही लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। फर्स्ट क्लास की आप अंपायरिंग करते रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो क्रिकेट से सियासत में चले जाते हैं, कुछ लोगों को हम देखते हैं कहीं और चले जाते हैं। तो क्या आपके प्लान्स कुछ ऐसे ही थे कि अंपायरिंग के बाद मैंने कोई अपना बिजनेस करना है और बस अंपायरिंग छोड़ देनी है? नहीं, मेरा क्रिकेट के दौरान ही, क्रिकेट अंपायरिंग के दौरान ही मेरा ये बिजनेस 30 साल पुराना है, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ। और मेरा एक ओल्ड आयरन एंड मेटल का बिजनेस भी था जो मेरा फैमिली बिजनेस था। मैं उससे अलहदा हुआ, फिर मैं क्रिकेट अंपायरिंग में बिजी हो गया काफी देर, मगर ये काम चलता रहा। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, ये जो सेकेंड हैंड क्लोथिंग एंड शूज एंड क्रॉकरी का काम है, इसने मुझे अपनी लाइफ में स्टैंड किया था। मैंने इसको छोड़ा नहीं है। और फिर मेरे साथ 3-4 ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जो शुरू से मेरे साथ अटैच थे, तो शायद उनका भी रीजन है, तो मैंने इसको छोड़ा नहीं। बहुत सारे आपके बड़ा इंटरेस्टिंग काम आज आपको सुन रहे हैं और आपसे बहुत सारी बातें वो जानना भी चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आप पर बहुत सारे इल्जामात लगाए और आप हेयरिंग में नहीं गए, उसके बाद आपके खिलाफ फैसला आ गया, आपने उनका जवाब भी नहीं दिया। हम आज आपसे थोड़ी हकीकत जानना चाहते हैं। देखिए, वो आपको पता है कि इंडिया से जो भी बात उठेगी, उनकी जो पॉलिसीज हैं एंटी पाकिस्तानी, और पाकिस्तान के साथ वो क्रिकेट भी नहीं खेलते और पाकिस्तान के प्लेयर्स को उन्होंने IPL में बैन भी कर रखा है, मगर हम IPL में जाते रहे हैं। तो ये जो इश्यूज आते हैं ना, इनमें सदाकत, मेरे पे कोई आज तक कोई किसी ने कोई इल्जाम साबित किया, कोई करप्शन साबित कर दे, तो मैं तो कई दफा कह चुका हूं कि मैं, अब लोग पूछते हैं कि आज जैसे आपने क्वेश्चन किया कि आप इंडिया गए भी नहीं, उन्होंने बुलाया था, ये बहुत लंबी स्टोरी है। ये आप कोई प्रोग्राम करें ना, उसमें मैं आपको बताऊं। वैसे मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि मैं इंडिया ऑफिशियल विजिट पे जाता था। ICC मुख्तसर में बता रहा हूँ, मैं ICC के वीजे पे जाता था। मेरे साथ बड़ी लंबी कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद वो मुझे कहते थे कि आप अकेले आए, इंडिया आ जाए। मैं कैसे इंडिया चला जाऊं? मेरे पास ना तो कोई वीजा है, ना कोई मेरी सिक्योरिटी है, ना कोई मुझे अकोमोडेशन है, ना कोई मेरा कोई ट्रैवल का अरेंजमेंट है। मैं ऐसे ही मुंह उठा के कैसे इंडिया चला जाऊं? मैं तो ICC के वीजे पे जाता था, और मैं उस वक्त भी गया हूं जब बॉम्बे डिजास्टर हुआ था, उसके नेक्स्ट डे भी मैं गया था। मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ कि मुझे, हालांकि बहुत लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने भी कहा आप इंडिया ना जाएं, मगर मैंने कहा हम एम्बेसडर ऑफ पीस है, हमें कोई खतरा नहीं है, हम जाके बताएंगे कि ये हमारा काम नहीं है।
ये जो लोग करते हैं उनका स्पोर्ट्स के साथ कोई तल्लक नहीं होता। तो मुझे कहा गया जी आप इंडिया आए और बगैर लीगल एडवाइजर के। देखिए ये एक पुलिस मैटर था, पुलिस ने सबसे पहले क्वेश्चन रेज किया था बॉम्बे में। मैंने उनको ऑफर की थी आप मेरे इंटरव्यू पढ़ लें मेरा। अच्छा आपने क्या ऑफर की थी? मैंने ऑफर की थी कि मैं और मेरा लॉयर आप दुबई आईसीसी ऑफिस में आ जाएं, इंग्लैंड में आ जाएं, पाकिस्तान में आ जाएं, हमारे मेहमान बने, मैं आपको हर किस्म की एक्सप्लेनेशन दूंगा। मगर मैं कैसे इंडिया जाऊं जबकि नजम सेठी साहब और शहरयार खान साहब इंडिया गए थे, तो पता है आपको उन्होंने उनसे बात ही नहीं की, उनको अपने ऑफिस में नहीं एंटर होने दिया। तो मैं कैसे ऐसे हालात में इंडिया चला जबकि पास आपका पॉइंट ये है कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं। बात और इज्जत की बात है ना, ये क्यों जाए? बात तो सही कर रहे हैं कि अगर ऐसी बात जो मैंने इज्जत से बात करें, मैंने कहा सही बात है, पाकिस्तान आए हम आपको संभालेंगे, आप पाकिस्तान आए हमारे मेहमान बने, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में आ जाए। मैं ना इंटरनेशनल आईसीसी पे जाता था और मेरे वहीं से वीजा होते थे। एक लाइफ गुजारी आपने अपने, जो आपका इससे पहले का दूसरा करियर था जो आपने बहुत तवील अरसा जिसमें आपने एक और माशाल्लाह पीक देखा। मैं उसकी एम्पायरिंग की लाइफ की बात कर रही हूँ और अब क्रिकेट पाकिस्तान में लौट आई है। वो जुनून दोबारा से, वो रौनकें, वो शुगल, एक और बहाना हमें जब पीएसएल मिलता है हम जरा जाग उठते हैं। फिर ऑस्ट्रेलियंस का आना तो बड़ा मेरा ख्याल है, जो कहते हैं ना इंसान का जो एक दफा होता है ना वो कभी निकलता नहीं, वंस एन एम्पायर ऑलवेज एम्पायर, वो करता नहीं है। लेकिन मैं कह रही हूँ, लेकिन वही वाली चीज है जो आपके ना होता होगा, एक्साइटमेंट होती होगी, तो दिल चाहता है कि दोबारा लौटूं मैदानों की तरफ। नहीं, देखिए एक टाइम होता है, दिल तो सबका ही चाहता है कि अपना सारी उम्र ये मेला लगा रहे, मगर ये होता नहीं है। जब टाइम गुजर जाता है, जब इंसान की उम्र डलती है, तो उसके साथ ये सारे काम भी खत्म हो जाते हैं। ये तो एक दस्तूर है दुनिया का। तो मुझे भी इसी सिलसिले में मेरी जब एज हो गई थी, मुझे भी छोड़ना पड़ा। दिल तो करता है, मगर आपका वो टाइम गुजर गया होता है जो आपने गुजारा होता है। तो जब टाइम गुजर जाए वो हाथ नहीं आता। लेकिन तो मगर यादें रह जाती हैं, मेरे पास बहुत सी यादें रह गई। उस क्रिकेट को अब अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है, फिर हम ये कहें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मेरा बहुत सी वजूहात हैं। मेरा बहुत लंबा कैरियर है क्रिकेट के साथ ना। मैंने 17 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उसी दौरान 10 साल मैंने इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेली है। फिर मेरा अंपायरिंग का टाइम शुरू हो गया, मैंने 15 साल, और ये तकरीबन 35-40 साल का जो टाइम है ना मैंने क्रिकेट में गुजारा है। और उसके बाद जो मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई थी, मुझे फैमिली प्रॉब्लम थी। मेरा बड़ा बेटा शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था, उसको बड़ी प्रॉब्लम थी, और दुनिया के तमाम डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि उसको आपके कंपनी की ज़रूरत है और आप उसको टाइम दें और प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि जब से मैंने उसको, और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं, मैंने अपने ये बेटे की वजह से मैंने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया था। और मेरा आईसीसी के साथ 1 साल 2012 में वक़्त न्यूज़ चैनल पे हाफिज इमरान साहब के साथ मेरे इंटरव्यू में आप चेक कर सकते हैं, मैंने टीवी पे बोल दिया था कि मैं 2013 के बाद अंपायरिंग नहीं करूंगा। तो ये चीज़ें ना लोग कुरेदते नहीं है, लोग इंक्वायरी नहीं करते, लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करते, वैसे ही बातें सोच के आ जाते हैं। तो जो इंडिया से खबरें आती हैं उनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैजरेट। देखिए मेरी 57 ईयर उस वक्त एज थी, मुझे हेयरिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, मेरी वो आई साइट भी नहीं रही थी। तो मैं टॉप लेवल पे काम कर रहा था, दुनिया का सबसे सेंसिटिव काम है क्रिकेट अंपायरिंग, तो मैं नहीं चाहता था। फिर मेरे बेटे की बीमारी की वजह से मुझे ये एक साल पहले अनाउंस कर दिया था। लोग उसको नहीं देखते, लोग यही पता समझते हैं कि पता नहीं इंडिया से इश्यूज आए और असद भाई भाग गए। भाई मैं भागा नहीं हूँ, मैं इधर ही हूँ। मैं हर चैलेंज को फेस करने के लिए हर वक्त तैयार है। तो मैंने अपनी लाइफ में क्रिकेट की सबसे मुश्किल चीज आगे भी आसानियां पैदा करे आपके बच्चों के लिए भी। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा असद रऊफ साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया
और दिल की बातें की आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में हमने ये तो सुना कि असद रऊफ साहब की बहुत सारी जो स्टोरीज थी वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। थैंक यू सो मच असद भाई, थैंक यू। अब हैं? हम जनाब मिलाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी खातून से जिनकी इंस्पिरेशन पहले उनके वालिद और फिर अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम, उन्होंने ऐसा एक इंस्पिरेशन लेकर अपनी ज़िंदगी में अपने रास्ते को चुना जहां पर वो अपने बच्चों से ज़्यादा यतीम बच्चों को बढ़ चढ़ कर शहजादों की तरह रख रही हैं। हम बात कर रहे हैं सोफिया वराइच की, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। बेसहारा अफराद और बच्चों की देखभाल करने वाली जो है जितनी भी लोग हैं उनमें मेरा ख्याल है इनका नाम बहुत ज़्यादा लोग मोहब्बत से और खुलूस से और रिस्पेक्ट से लेते हैं, शाहजेब। लेकिन आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं, ये हमारे 92 के लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं जनाब कि इस वक्त इन्होंने जो बच्चों का जो अब कर रही हैं, एक तो आप मनाजर भी देख रहे हैं जिस तरह बच्चे प्यारे प्यारे नजर आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं, कितने कंफर्टेबल है, ये बाकायदा फुटेजेस साबित कर रही हैं। तो और हमारे साथ मौजूद भी हैं लाहौर से सोफिया वराइच साहिबा। वालेकुम सोफिया जी, वेलकम टू द शो, ब्रिलियंट वर्क। वालेकुम अस्सलाम। सोफिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सोफिया, सबसे पहले तो बताइएगा कितने बच्चों को आप इस वक्त देख रही हैं, खासतौर पर उनकी देखभाल कर रही हैं अपने ही घर के अंदर? आई थिंक मेरे पास अभी तकरीबन 7 बच्चे हैं जी, और जो कि अनकरीब इंशाल्लाह चंद ही दिनों में 12 के करीब पहुंच जाएंगी इनकी तादाद जो है जी। अच्छा, अभी ये टोटल बच्चे हैं जो वहाँ पर इस वक्त आपके घर में मौजूद हैं। लेकिन जो हम जानना चाहते हैं ना, क्योंकि जैसे कि माया ने जिक्र किया, इंस्पिरेशन अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं और वालिद साहब हैं आपके, तो जिंदगी की एक आलीशान कोठी में आप रहती हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन ऐसे में आपको कैसे ख्याल आया कि मुझे इन तमाम यतीम बच्चों का ख्याल करना है, उनकी देखभाल करनी है, उनका सहारा बनना है और उनको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना है? इसका ख्याल आपको कैसे आया? ये ख्याल तो मैं क्योंकि बहुत बचपन से अपने वालिद साहब को ये सब कुछ करते हुए देख रही थी। वो जो भी उनके पास आता था वो उनको हेल्प ज़रूर करते थे। इसके अलावा हर रोज़ सुबह हमारे घर से 400 के करीब लोगों का नाश्ता बन के जाया करता था, जो बेसहारा लोग, जो मज़दूर फुटपाथ पे सोए होते हैं, उनके लिए मेरे वालिद साहब खुद लेके जाया करते थे। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत साल से मैं देख रही थी बचपन से। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर भी ये चीज़ ज़ाहिर है डेवलप होती गई। मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई 2009 में, तो उसके बाद फिर मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया। और अब थोड़े अर्सा पहले मुझे ये एहसास होता था कि जो ये मैं कर रही हूँ ये काफ़ी नहीं है। 400-450 लोगों को हम लोग खाना खिला रहे थे। इसके अलावा मंथली बेसिस पे 40 के करीब ऐसी फैमिलीज़ हैं सफ़ेद पोश जिन्हें हम लोग घर पे जाके राशन देते थे। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बेवा खवातीन हैं जिनको हम लोग मंथली स्टाइपेंड देते थे। रहते हैं, मतलब मुसलसल रहते भी हैं या अपने घर चले जाते हैं? और प्लस किस उम्र के बच्चे ज़्यादा हैं? इन 2 सवालों के जवाब। इन बच्चों की मुकम्मल जिम्मेदारी हमने ली है और ये बच्चे हमारे पास ही रहते हैं। इनकी तालीम तरबियत, इनकी ग्रूमिंग, इनकी स्कूलिंग, हर तरह की जो ज़िम्मेदारी है वो हमारी है। और हम इनको जो है इसके लिए हमने एक साइकोलॉजिस्ट भी रखी हैं। और आपने ये पूछा कि ये किस उम्र के बच्चे हैं, तो ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैंने जो बच्चे लिए हैं इनकी उम्र 5 साल से कम है। आपको नज़र भी आ रहे होंगे स्क्रीन पे। ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं। तो इनके वालिदैन का ज़्यादातर क्या करते हैं फिर सोफिया जी? ये यतीम और बेसहारा बच्चे हैं, इनका कोई नहीं है इस दुनिया में। ये वो बच्चे हैं जी। अल्लाह जी। और इतनी छोटी उम्र के बच्चे लेने के लिए ये बच्चे बस अल्लाह ताला की तरफ से वसीला बनता है। ज़ाहिर है जिन लोगों को पता चला कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो इस तरह से रेफरेंस से भी कुछ बच्चे मेरे पास आए हैं। तो बाकी 5 साल से कम उम्र के बच्चे क्या पुकारते हैं? मुझे ये बच्चे मामा कह के बुलाते हैं जी। मुझे मामा कहते हैं, मेरे हस्बैंड को पापा कहते हैं जी। बहुत प्यार करते हैं ये बच्चे मुझसे। और मैं भी इन बच्चों की तरबियत और इनकी जो है ग्रूमिंग वो उसी तरीके से करने की कोशिश करती हूँ जैसे मैं अपने बच्चों की करती हूँ। मैं यहाँ पर 2 बातें आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक तो आप कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ? क्या पूरा दिन उनके साथ गुजारती हैं, उनके साथ बैठती हैं? गुजारा बच्चे छोटे हैं,
उनको उनके साथ बातें करना, उनके साथ रहना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ताकि उनकी तरबियत सही हो सके। सेकेंडली, क्या आप उनके स्किल्स डेवलपमेंट पे काम भी कर रही हैं ताकि ये बच्चे आगे जाके ज़िंदगी में अपने पाँव पर खुद खड़े हो सकें, इनको किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े ज़िंदगी में? जी बिल्कुल, ये बच्चे जो हैं इनके लिए जो मैंने घर लिया है वो मेरे अपने घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और मैंने ये घर करीब इसलिए लिया है कि मैं दिन में 3 से 4 मरतबा डिफरेंट औकात में मैं इन बच्चों के पास जाती हूँ, इनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। इसके अलावा मेरे बच्चे, अपने बच्चे जो बड़े हैं माशाल्लाह, मेरी बेटियाँ वो भी आती हैं, दिन में 2 दफ़ा के करीब वो चक्कर लगाती हैं, वो भी इन बच्चों के साथ आके टाइम स्पेंड करती हैं, इनको कुछ सिखाने का, कुछ इनको इनकी ग्रूमिंग का, इनको पढ़ाने का, स्टोरी टाइम करने का, वो सब चीज़ें वो भी मैनेज मिलकर कर रहे हैं ना सोफिया, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कभी ये ख्याल आता है या कभी ये खौफ आता है कि ये बच्चे कोई लेने आ जाए या कोई अडॉप्ट करने आ जाए तो मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा जो है वो गैप आ जाएगा? कभी ये सोच आती है या कभी किसी ने अप्रोच किया हो बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, लोग अप्रोच करते हैं, लेकिन ये बच्चे, क्योंकि मैंने इन्हें अपने बच्चों के तौर पे अपनाया है और मैंने इनको इसी तरह से अपने पास लिया है जब अडॉप्ट किया था कि ये मेरे अपने बच्चे हैं, तो अपने बच्चे तो मैं किसी को नहीं दूंगी अडॉप्ट करने के लिए। इनको तो मैं खुद, इन पे मैं मेहनत कर रही हूँ। मैंने इनके लिए एक साइकोलॉजिस्ट रखी हैं जो कि इनकी पर्सनैलिटी पे काम कर रही है, इनको डिफरेंट तरह की ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ कराती हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये बच्चे जो बहुत छोटी उम्र पे अपने घरों से आ जाते हैं, ये इन्होंने बहुत सारे ट्रॉमास देखे होते हैं छोटी एज में ही। तो मैं ये चाहती हूँ कि इनको इन ट्रॉमा से निकाल के इनकी मैं इस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दूँ कि आगे जाके जब ये बड़े हों तो ये माशरे के मुफीद शहरी बन के सामने आएँ। तो अभी कितने बच्चे हैं आपके पास अंदाज़न? अभी मेरे पास 7 बच्चे हैं जी, और ये इंशाल्लाह विद इन अ मंथ हमारे पास ये 12 के करीब बच्चे हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इस घर में मेरा इरादा भी यही है कि मैं 12 के करीब ही बच्चे रखूं। कैपेसिटी कितनी है आपके पास सोफिया अभी मजीद बच्चे रखने की? इस घर के अंदर ये जो मैंने घर लिया है इसमें मेरा इरादा यही है कि मैं 12 के करीब बच्चे रखूंगी, क्योंकि मैं क्वालिटी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती और मैं इन बच्चों को घर का माहौल देना चाहती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चों को रखते हैं तो वो एक हॉस्टल वाली इन्वायरमेंट हो जाती है, और मेरा बेसिक पर्पज़ ही है कि इन बच्चों को यही महसूस हो कि ये अपने घर में है। जैसे नॉर्मल घरों में रूटीन होती है, बच्चे सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, कारी साहब आते हैं, टीचर आती हैं पढ़ाने, फिर बच्चे थोड़ी बहुत अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, होमवर्क करते हैं। जी बिल्कुल, तो इसी तरह से मेरी यही कोशिश है कि मुस्तकबिल में कि इन बच्चों को लेकर, जैसे कि वैसे तो आप ये कह रही हैं कि मेरी कोशिश ये है कि कम बच्चों को रखें लेकिन उनको क्वालिटी एजुकेशन दें, क्वालिटी लाइफ दें, लेकिन फिर भी आप मुस्तकबिल में क्या सोचती हैं कि आगे चलकर इन बच्चों के लिए या दीगर बच्चों के लिए और क्या करना चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि इन बच्चों की इतनी अच्छी जो है ग्रूमिंग करूं और इनकी ज़हनी सलाहियतों को सामने रखते हुए, इनके इंटरेस्ट को ऑब्ज़र्व करते हुए, इनकी जो है मैं फ्यूचर में ये जो बनना चाहते हैं इनके लिए फ़ील्ड्स का इंतखाब करूं। लेट्स से किसी बच्चे को अगर आर्मी में जाने का शौक़ है तो उसके लिए मैं उसका ब्रॉटअप भी उस तरीके से करूं कि आगे जाके उसके लिए आसानी हो उस फील्ड को सिलेक्ट करने में, जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सोफिया वराइट साहिबा, आप हमारे लॉ स्टूडियोज में आई और हमें पूरी उम्मीद है हमारी टीम आपका ख्याल भी रखेगी। एंड सारी टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इन तमाम बच्चों को हम सबकी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ख़वातीन और हज़रात, आप अगर समझते हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शंस नुकसानदेह है लगाना, खैर जवाब तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो क्या ख्याल है कि एक्सपर्ट से होती है मुलाकात इस वक्त के बाद? प्लीज डू स्टे विद अस। सवेरे पाकिस्तान में शाज़ेब एंड माया आर वेटिंग फॉर यू। वाइट होना क्यों है? बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाज़ेब अहमद के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माया। माया, ये कौन सा इंजेक्शन लेके आप आए हैं? जरा मैं चेक कराते दे देना बाजू, जरा मैं आपको मैं ये इंजेक्शन लगवाऊंगा क्योंकि दो ना, ये इंजेक्शन जो इनके हाथ में ये वाइटनिंग इंजेक्शन है। आई थिंक वाइटनिंग इंजेक्शन है। काफी जतन किए जाते हैं हमारे मुल्क में गोरा दिखने के लिए, गोरा होने के लिए, कि हमारी स्किन वाइट होनी चाहिए, हमारी रंगत गोरी होनी चाहिए, उस पर निखार लाने के लिए लोग बहुत जतन करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं
और क्या कुछ करते हैं, मुख्तलिफ क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, इवन वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन ये वाइटनिंग इंजेक्शन लगाने के हवाले से बहुत सारी गलत फहमियां पाई जाती हैं कि क्या ये बीमारी कर whitening देता injections ठीक है, गलत है, क्या गलत है कि खराब हो जाती है स्किन, मसला हो जाता है, नहीं लगवाना, अरे फजूल में क्या जरूरत है, वो कर लो, ये कर लो, फलां कर लो। अच्छा, अब डॉक्टर्स लगा रहे हैं और डॉक्टर्स को नहीं पता है कि ये सही है कि नहीं है, और वो गलत चीज लगा रहे हैं और अपना नाम भी खराब करें, वो अपनी रेपुटेशन भी तेल लेने जाए उनकी, और मतलब उन्होंने जिंदगी में अपना पढ़ाइयां कर करके उन्होंने ये सीखा। स्पेशलिस्ट से पूछ लेते हैं कि कितना गलत है कितना सही है। एग्जैक्टली, तो क्यों इंतजार कर रहे हैं हम मुलाकात हम आपसे मुलाकात करवाते हैं, हम सबके फेवरेट और आप सबके भी फेवरेट, और हम सब उनसे चाहते हैं कि ये इंजेक्शन क्या करता है। हमारे साथ मौजूद है स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुरम। कैसे आप? ठीक ठाक है? मैं बहुत प्यारी इंजेक्शन मेरे हाथ में। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो कोई शक नहीं, मगर बड़ा अच्छा आपने सवाल किया शाहज़ैब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि लोग इतना कंफ्यूजन है कि वाइटनिंग इंजेक्शन पता नहीं क्या चीज है, कोई बला है, शौक भी बहुत है आके। अच्छा, कल की स्टोरी बताता हूँ। एक खातून आ गई, एक के हाथ से प्लीज ले लें आप। बिल्कुल बिल्कुल, लगाई मेरा बाजू। पता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको ये सब बात कट डाउन करके, एक खातून मेरे पास आई, पढ़ी लिखी समझदार, उनका 12 इंजेक्शन का एक बेसिक कोर्स करता है ना, उनका शुरू किया मैंने, कोई 4 या 5 लगे थे, ठीक है, वो दुबई जा रही थी, उनका एक काम करें 4 या 5 तो मुझे लग गए, आप बाकी 7-8 जो है एक साथ लगा दे। नहीं, आप मुझे पार्सल कर दे, मैं दुबई ले जाऊंगी, अपनी मेट से लगवा लूंगी, मेट से लगवा लूंगी, ठीक है। अच्छा देखिए, मेट के अलावा कोई सैलून में लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे, जैसे अब बारिशों का मौसम है ना, तो सैलून में लगा रहे हैं जी, अब बारिशों का मौसम, बहुत सारे मेंढक बाहर आ जाते हैं, बरसाती, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, एस्थेटिक्स जो है वो एक, उसको उर्दू में कहते हैं मेरे ख्याल है कि खूबसूरती या जमालियात जो भी, तो वो इसका एक, वो कहते हैं ना, अगर आपने डर्मेटोलॉजी की तो उसका अनदर फेदर इन योर कैप, एक एडिशन है, मतलब वो आप करके नहीं बैठ सकते। अगर कोई डेंटिस्ट है तो डेंटिस्ट ही करेगा, नहीं लगानी तो डर्मेटोलॉजिस्ट ना बने। देखिए नहीं, अच्छा पता है, और मैं आपको बताऊं शायद बड़ी इंपॉर्टेंट बात, माया को भी सुना ही होगा उन्होंने, कि सैलून में लोग लगा रहे हैं, खुद लगा रहे हैं, अच्छा लगा रहे हैं खुद। अच्छा, ये पता नहीं क्या चीज है, बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छा जी, ड्रिप के जरिए लगाएं या नसों में लगाएं या मसल में लगाएं, कहाँ लगता है? देखिए, ये मसल में भी लग सकता है, वेन्स में भी लग सकता है, मगर हम प्रेफर करते हैं कि जी आपकी मसल में लगना चाहिए, क्योंकि आपकी वेन्स में लगेगा तो विद इन फ्यू मिनट्स आपकी बॉडी में जाएगा, कोई रिएक्शन भी हो सकता है, कोई एलर्जी हो सकती है, कभी आपको वॉमिटिंग हो सकती है, कभी आपको डायरिया हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये है क्या वाइटनिंग इंजेक्शन? बिल्कुल, अच्छा जी, है क्या है इसके अंदर? अच्छा, इसके अंदर 4 चीज है, ठीक है। एक तो ग्लूटाथायोन है, विटामिन सी है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड उसी का एक क्रिस्टलाइज फॉर्म है, जिसको डिफ्यूज करते हैं डिस्टिल वाटर में, और थोड़ा सा ऐड करते हैं आपकी बॉडी और आपकी स्किन के हिसाब से, आपकी जीन्स के हिसाब से, कोलेजन जिससे स्किन बनी है। अच्छा, ये लगाया जाता है आपके आमतौर पर बाजू में, ये ग़िज़ा है, ठीक है। ग्लूटाथायोन कहाँ होता है जी? तरबूज में, कलेजी में, एवोकाडो में, नाशपाती में, ठीक है। विटामिन सी सबको पता है, ठीक है। और कोलेजन होता है आपका, अगर अच्छा सा ऐसी चीजें खाएं जैसे नट्स हो गए, ठीक है, ओमेगा 3 फिश खाएं, तो ये चीजें, तो ये आपका एक मुरक्कब होता है, क्योंकि आप डेली इतना नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, बाहर के मुल्कों में जाएं, अच्छा से हम कोई गोरे नहीं हो जाएंगे ये लगाने से, नहीं, लाइटें वाइटें नहीं, अब वो अंग्रेज नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे लोग ऐसी बात करते हैं कि जी ये क्या, ये तो यूरोपियन जितने हो जाएंगे, यूरोपियन तो नहीं होंगे, आप पाकिस्तानी रहेंगे, बड़े खूबसूरत लगेंगे। पासपोर्ट हो रहेगा आपका, पासपोर्ट अगर बाहर का होगा तो फिर हो सकता है काम, फ्रेंच हो सकता है, तो बेसिकली स्किन की खुराक है जो कि एक इंजेक्शन की फॉर्म में, आप वो चाहें तो आप लगवा सकते हैं। कोई इलाज नहीं है, ये आपका शौक है, ये कोई मजबूरी नहीं है कि भाई, फर्ज करें मैं एक बात कह रहा हूं कि मेरे घर में एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है, तो मैं सब कुछ पेट काट के इंजेक्शन लगाऊं, नहीं, ये एक लग्जरी है, ठीक है, और बहुत अच्छी चीज है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मगर देखिए गन अगर एक आर्मी वाले के हाथ में है तो आप सेफ हैं, ठीक है, सही इस्तेमाल है, मगर एक डाकू के हाथ में वही गन, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? अच्छा, जैसे आपने कहा ना शाजिब के सवाल पे कि ऐसा कुछ नहीं जाएगा कि आप गोरे हो जाएंगे। अच्छा जी, फिर लोग आते हैं, अब एक क्लाइंट आपके पास आता है, डॉक्टर साहब मुझे ना रंग गोरा करना है, ठीक है। अब हम जरा पेशेंट डॉक्टर ऐड करके देखते हैं, ठीक है, ये अब्बू मेरे साथ आए, सही है, पैसे ये देंगे। डॉक्टर साहब मुझे जो है कैटर में आ गए, ठीक है ना डॉक्टर साहब, मुझे ना गोरा होने वाले इंजेक्शन लगवाने, तो मुझे बस गोरा होना है, मेरी 4 महीने बाद शादी है, बिल्कुल, और मुझे गोरा होना है, क्या हो सकती हूँ? देखें, एक तो आपका रंग जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, डाइट आप अच्छी लेती है, दूध पीती हैं आप?
दूध नहीं मुझसे पिया जाता, बदबू आती है, हाँ स्मेल आती, नहीं पिया जाता। नाश्ता क्या करती हैं आप? नाश्ता मुझसे होता ही नहीं है, बस चाय पीती हूँ एंड दैट्स इट। अच्छा, रात को सोती हैं या आपके हाथ में कुछ आलात होते हैं जिनके जरिए आप डॉक्टर साहब अगर फोन नहीं होगा तो जिएंगे कैसे? अच्छा, जंक फूड आपको कैसे लगता है? वो काले वाले ड्रिंक? अच्छा, अब्बू से रोज कहती हूँ अब्बू मुझे बर्गर मंगा के। अच्छा, सब्जियां खाती हैं आप? नहीं, मुझसे नहीं खाई जाती सब्जियां डॉक्टर साहब। और घर की रोटी कौन खाएगा? डाइट करनी होती है तो फिर कभी कभी मैं खा लेती हूँ, लेकिन बाहर का, घर का एक्सरसाइज तो करती होंगी आप? सब गर्मी देखे कौन जाएगा एक्सरसाइज करने। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई आपने अच्छी विटामिन वगैरह खाती है? डाइट में रखी है आपने कोई? रखी हुई है, बाबा लेकर आए थे, बहुत सारी ट्रे में लिखी हुई, अलमारी में रख दिया? अच्छा, ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये कि पानी आप कितना, पानी आपको पसंद है कि उसकी जगह वो काला वाला और येलो वाला और ग्रीन वाला पानी पीती हैं? वो वाला वो पानी पीती है? पानी नहीं अच्छा लगता, ठीक है। और स्ट्रेस लेती हैं आप जरा थोड़ा सा? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं बस मगर की बात है, आप क्यों कर रहे हैं? आपको जो काम है आप ये कह सकती हैं कि आप ये क्या सवालात कर रहे हैं? आप जल्दी बस गोरा करें, इंजेक्शन लगाएंगे, क्या सवालात कर रहे हैं? ये बड़ा मसला। आप पता है, मैं आपको बताऊं, मैं पहले जाता मैं, अच्छा मैं कोई खातून से पूछता हूँ, आप दूध पीती हैं, फ्रूट खाती हैं, ये क्या सवालात कर रहे हैं? मैं गोरा होने आई हूँ। देखिए ये इसका पार्ट है, ठीक है। देखिए आपकी डाइट अच्छी है, आपकी नींद अच्छी है, स्ट्रेस नहीं है, सब्जियां आप खाती हैं, दूध से बदबू ना आए, दही लें, एक्सरसाइज करें, मेहनत करें, और साथ में आप ये लगाएं तो आप ग्लो करेंगे, बड़ा खूबसूरत हो जाएंगे और पाकिस्तानी रंग में ही रहेंगे, ठीक है। अम्मा अब्बा अगर पाकिस्तानी आप पाकिस्तानी रहेंगे, आप पाकिस्तानी जर्मन नहीं बनेंगे। करने वाले काम है वो नहीं करने। अच्छा, इसके साथ आपको क्रीम दी जाएंगी, रिजीम फॉलो कर, ये थोड़ी कि और ये लगते ही बस आप कमरे से निकले दूसरे दिन फोन आया, अभी तक तो मैं गोरी हुई, इंजेक्शन लगते एकदम गोरी। लेकिन एक चीज, अरे मैं आपको बताऊं, जो बाज लोग होते हैं उनका मैं हेयर थेरेपी करता हूं, बाल गायब हैं, 6 दिन में फोन आता है, तेल भी लगाया आपने, थेरेपी भी की थी, इंजेक्शन भी लगा, अभी तक तो बाल आए नहीं। आप यकीन करें 6 दिन के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? क्या ये इंजेक्शन लगाने से जिल्द पर कोई असरात भी हो सकते हैं? कोई साइड इफेक्ट्स ऐसे भी हैं जो सिवियर भी हो सकते हैं? शायद देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा। अगर आप इसकी डोज मेंटेन होती है, अगर 12 का सेशन है, ठीक है, तो हर दफा आपकी डोज मेंटेन होती है। सेकंड, ये आप ऑथेंटिक जगह से लगाएं, ठीक है। और ये नहीं होता है कि आपने गूगल पे, नेट पे किया, आपने व्हाइटनिंग इंजेक्शन का डिब्बा देखा, घर पे मंगाया, खोल के डायरेक्ट लगा दिया। मेट से लगा दो, फुप्पा से लगा दो, किसी से भी लगा, आंटी मोहल्ले की जो बहुत बुराइयां। अच्छा, एक अजीब सी, मैं आपको अजीब सी बात है, कोई कह रहे हैं कि जी इसको होने के बाद क्या बच्चों में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? बच्चों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज ये कि आपकी गिजा है, आपकी बॉडी की ना। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी ये सिर्फ एक इंजेक्शन लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी नींद सही नहीं है, आप प्रॉपर अपनी विटामिन नहीं खाती। अच्छा, एक विटामिन खाने, अच्छा अब रोटियां, चावल, बिरयानियां, नहारियां सब चल रही हैं, एक विटामिन खाया मैं मोटा हो गया जी, एक विटामिन खाने से। विटामिन से कभी, विटामिन से आती है वाइटैलिटी। हाँ, ये बड़ा एक मिथ है कि विटामिन खाने से आप मोटे हो जाते हैं। ये प्लीज, इससे डॉक्टर बैठे हुए हैं इसलिए मैं कह रही हूँ। डॉक्टर साहब एक चीज बताएं, क्योंकि ईद कुर्बान आने वाली है, कितने अरसे में, क्या एक तो डॉक्टर खुर्रम बशीर की तरफ से कोई अगर ऐसी डील है कि लोग अपने अफोर्डेबल कर सकते हैं कि नहीं, एक ये, दूसरा कितने अरसे में चेंज आ सकता है, जल्दी से? बिल्कुल, देखिए आप भी शाजिब, आप किसी को अगर गिफ्ट देना चाहें, पूरा 12 इंजेक्शन का हम फ्री कोर्स देंगे, ठीक है, साथ में विटामिन भी। अच्छा, 3 to 4 मंथ्स लगते हैं, 1-1.5 महीने में आप खिलना शुरू हो जाएंगे। मगर देखिए अपनी मेहनत, एक क्लास में 25 बच्चे हैं, ठीक है, हर कोई तो फर्स्ट नहीं आएगा ना, आपकी एफर्ट होती है और आपकी जीन्स पे डिपेंड करता है। थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपका एनवायरनमेंट, आप सोते नहीं है, गर्मी में है, धूप में ऐसी जा रहे हैं, अच्छा 4 क्रीमें मिला के लगा ली, कुछ भी लगा ठीक है, और अपना, और किसी की भी क्रीम उठा के लगा ली। अच्छा, किसी नेट पे देखा वो कैप्सूल उसमें मिला के, वो रोजाना का इशू है। अगर आप एक रिजीम को फॉलो करेंगे, डाइट अच्छी रखेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, नींद सही लेंगे, जंक फूड जरूर खाएं, वंस वीक, ट्वाइस वीक, मगर घर का खाना, दालें, विटामिन, तो आप बहुत जल्दी। मुझे आपकी 2 बातें समझ आ रही डॉक्टर। एक तो ये कि आपकी खुराक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी स्किन से। बिल्कुल, गोरा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी स्किन को हेल्दी होना इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही कह रहे हैं। अच्छा, थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी जीन्स बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ये नहीं हो सकता कि आपकी जीन्स से आप जीन्स के अंदर ही रहेंगे। भाई जीन्स भी बता दूं मैं सबको, वो जो आपके खानदान से आपको विरासत में मिली है, उसमें जीन्स को कहते हैं। जैनब मार्केट ना पहुंच जाना जीन्स लेने के लिए, तो वो वाली जीन्स की बात कर रहे हैं। ये भी आपने बड़ा अच्छा क्लियर किया, शुक्रिया। जो आपकी जो जीनियात है, जो आपको विरासत में मिले, आपकी जिल्द और आपकी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेगमेंट में बहुत चीजें हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है आपसे। तो जैनब मार्केट का मुझे बड़ा जबरदस्त
ज्यादा होता है जीन्स के लिए। अरे हम बचपन से बड़े हो गए जैनब की शॉपिंग कर करके, कराची वाला जैनब ना जाए हो नहीं सकता। बस ये है कि हमारे बाजारों की रौनकें बहाल रहे हैं। थैंक यू, आपकी तरफ लोग आते रहे, बड़ा लाइवली, बहुत लवली हैविंग यू ऑन द शो अगेन। दैट वाज डॉक्टर खुर्रम बशीर हमारे साथ थे। और इंजेक्शन जरा पकड़ लेना, और यहाँ पर छोटा सा वक्फा रहते हैं, हमारे साथ रहेगा प्लीज, पकड़ लें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजिब अहमद के साथ। अब हम जिस स्टोरी का माया जिक्र करने जा रहे हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ था दुल्हन और सहेली पराठे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये दुल्हन और सहेली पराठे क्या है। अभी शाहजिब को इंजेक्शन लगाया हमने, थोड़ी देर बाद ये ग्लो करना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब का इंजेक्शन लेकर मैंने इसके मसल में डाल दिया। मेरी तो आस्तीन ऊपर जा नहीं रही थी, इसकी आस्तीन ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर आस्तीनें ऊपर करके जो पराठे बनाने का काम है करते तो ज्यादा हमने देखा है मार्केट में जो बेचते हैं वो आदमी बेचते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो आपके मुतारफ कराएंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें खवातीन को बकायदा उनको एम्पावर करने के लिए, उनको सहारे देने के लिए, और दरअसल खवातीन के पराठे फिर खवातीन अच्छा, और सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, ये पराठे आपके लिए अवेलेबल हैं। और वहां पर इन पराठों के जो नाम है वो भी इस किस्म के रखे गए हैं कि बड़े इंटरेस्टिंग हैं और चटखारेदार लवाजमात भी साथ होते हैं। तो ये इसका पूरा जो मकसद है ये क्या है कि पराठे को दुल्हन बनाकर क्यों बेचा जा रहा है, तो इसी को बात करने के लिए, जानने के लिए हमने राब्ता किया वकास जो कि हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे आज हम बात करेंगे। ये आपका पराठा नाम है इसका? आपका पराठा और आपका पराठा। हमारे साथ मौजूद जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, आपका पराठा आप जैसा मजेदार, कैसे हैं आप लोग? क्या बात है, ये बात आज सबसे अच्छी आपने की, जबरदस्त कर दिया, एंड हो गया, शो खत्म करते हैं। अच्छा, नहीं तो वैसे आपने जो पराठे का काम शुरू किया है, आपने माशाल्लाह इसमें खवातीन को जिस तरह आपने जो स्टाफ रखा है, उसकी ये वजह है सर कि खवातीन पराठे अच्छे बनाती हैं, या खवातीन को जो है वो खुद एतमादी उनमें जो है वो बढ़ेगी? क्योंकि अमूमन हजरात इस तरह के काम में ज्यादा नजर आते हैं। जी भाई। देखिए मैम, 15 साल शोबा सहाफत से बतौर एंकर वाबस्ता रहने के बाद कोरोना के बाद, यानी कोरोना के दौरान ही मैंने ये काम शुरू किया था। और आपने जैसे ही आगाज़ में कहा सहारा देने, देखें सहारा सिर्फ अल्लाह की ज़ात देती है। और यहाँ इस थीम के साथ आने का मकसद ये था कि आज पूरी दुनिया में ख़ातीन बाइख्तियार हैं, खुद एतमाद हैं, और अपनी ज़िंदगी को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, माशरती रवैयों को बैनुल-अक़वामी सतह पे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर हमारी ख़वातीन क्यों नहीं? मेरे वालिद साहब ने मेरी वालिदा को एम्पावर किया, एज अ प्रोफेसर उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी। नेक्स्ट मेरी सिस्टर्स जो हैं अब वो अल्हम्दुलिल्लाह फाइन आर्ट्स में भी चल रही हैं, डॉक्टर भी हैं। तो ये जो खातीन काम कर रही हैं, अगर हम अपने घर की खातीन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं तो इनको क्यों नहीं? ये हमारे ही वजूद का हिस्सा है, ये हमारा ही पाकिस्तान है। तो जैसे बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, अच्छा, एम्पावर करने मेरे वालिदैन ने ही की, आपने दुल्हन पराठा और जी हाँ, ये क्या शर्माती है? मैं इस तरफ आ रहा था क्योंकि खवातीन को एम्पावर तो किया जा रहा है, लेकिन जो बेसिक आइडिया था आपका इसके पीछे वो क्या है कि खवातीन इसमें पराठे बना भी रही हैं, जो नाम है वो भी आपने सहेली और कुछ दुल्हन टाइप के रखे हुए हैं, तो इसका जो मार्केटिंग आपने पूरी पॉलिसी बनाई थी वो बेसिकली क्या थी? देखिए, चूंकि मैं एक लिखने वाला शख्स भी हूँ, पढ़ने वाला शख्स भी हूँ, यानी शायर हूँ मैं, तो मेरा किताबों से भी ताल्लुक़ है। सहेली, ये जो दुल्हन पराठा है, इसका तज़किरा हमें मुग़ल कुज़ीन से मिलता है। मुग़ल कुज़ीन जो है वो मुग़लों की लड़ाइयों, झगड़ों, जंगों, बाकी चीज़ों की बात होती है, लेकिन मैं चूँकि खुद खाबा आदमी हूँ, इसलिए मुझे उनके किचन से बड़ी दिलचस्पी थी। वो अपने ब्राइड को जो पहला नाश्ता प्रेजेंट करते थे, दुल्हन पराठा वॉज द पार्ट ऑफ दैट ब्रेकफास्ट। ठीक है, वहाँ से इसको हमने लिया। उसके बाद फिर सहेली पराठा जो है, हमने लास्ट जो सहेली पराठा है वो लास्ट जो विमेन डे हुआ है, उस पे हमने उसकी मुनासबत से, खातीन की मुनासबत से ही हमने इसका नाम सहेली पराठा रखा है। फिर हम छोटी ईद पर लेकर आए नवाबी पराठा। दुल्हन पराठे में और सहेली पराठे में एक चमचम खेलती है और एक झूमर टिकर लगाया हुआ है, क्या मतलब फर्क क्या है दोनों पराठों में? जी
नहीं, मुझे अगर आप सिर्फ 1 सेकंड दें तो मैं बता दूं कि नवाबी पराठा हम लेकर आए और अब उसके बाद हम नेक्स्ट एक पेशावर का, चूँकि यहाँ करीब में केपी के पड़ता है, तो पेशावर का शनवारी जो है और उसके साथ साथ चरसी टिक्का बड़ा मशहूर है, तो इसी तरह हम चरसी पराठा लेकर आ रहे हैं। दुल्हन पराठे की खासियत ये है कि इसका अपना एक मसाला होता है जो मुख्तलिफ अज्जा से मिलकर बनता है और फिर उसमें इसके 6 फ्लेवर्स हैं, उनको मेडिटेट करके बनाया जाता है और फिर बाकायदा मुख्तलिफ फूड आइटम्स के साथ इसका 16 सिंगार किया जाता है। आपको ब्यूटी पार्लर में जो है वो ब्राइड दुल्हन 6 घंटे में तैयार होती हुई मिलती है, हम यहाँ पे 16.5 मिनट में आपको तैयार करके प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो है वो सहेली पराठा है। सहेली पराठे की खासियत ये है कि इसका जो फ्लेवर है वो आपको वेजी में मिलता है और इसी तरह इसका अपना स्पेसिफिक टेस्ट है। नवाबी पराठा एक जंबो पराठा है और उस जंबो पराठे के अंदर मुख्तलिफ फ्लेवर आ जाते हैं, 3-4 चीज़ें। और चरची पराठा जैसे मैंने आपको बताया कि वो ख़ास उसी डिश के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा वकास, आपने मुगल दौर का जिक्र किया, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि रेसिपीज़ जो इसकी हैं इन पराठों की, ये मुख्तलिफ इक़साम के पराठे आपने रखे हैं, इसकी रेसिपीज़ आपने खुद तैयार की हैं, इसके मसाले खुद मतलब आपने अपनी तैयार करना है या फिर आपने उसी दौर को फॉलो किया या कोशिश की है कि मुगल दौर में किस किस्म के पराठे बनते थे हम उसी जायके के पराठे बनाएं? देखिए 2 चीज़ें, आपका पराठा जो हमारा नाम है, पराठा जो है हमारी एक तहजीबी शनाख्त है, हमारे घरों में ज़मानों से बनाया जा रहा है, इसलिए आपका पराठा का मतलब ये है कि हम अपनी तहजीब से जुड़े हुए हैं। इसी तरह जब आप बात करते हैं रेसिपीज़ की, तो दुल्हन पराठे की रेसिपी हमें तारीख़ के झरोकों से जैसी इश्तिहा अंगेज़ खुशबू आती है और वो हमारी भूख को महमेज करती है, वैसे ही उसको हमने आज के दौर में जो अज्जा बाज़ार में मौजूद हैं उनको करीब रख कर करने की कोशिश की और बाकी जो पराठे हैं उनकी रेसिपीज़ हमारी जो शेफ़ हैं उन्होंने ही बनाई है। ठीक है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच वकास अजीज साहब। ये जो जनाब आपका पराठा इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद के लोग भी जाएं आपका पराठा और वहां पे दुल्हन और सहेली से मिलें और नवाब साहब को भी सलाम कहें और अपना रखें बहुत ख्याल, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म और इतना पराठा हुआ है और प्रोग्राम ख़त्म होते बाद मेरे घर में से भी आवाज़ आएगी आपका पराठा। तो डाइट की ऐसी की तैसी होने वाली है क्योंकि हमने बहुत लजीज पराठों की रेसिपी सुननी है ना। अब अल्लाह हाफिज कर लें, अब अल्लाह हाफिज कर लेते हैं और मुलाकात होगी अब आप लोगों से पीर के दिन। तो जब तक के लिए मुझे माँ को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।